हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। और ये प्रैक्टिस सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये संभावित प्रश्नों की सीरीज है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथियों, आप सभी के लिए चैनल पर थ्योरेटिकल क्लासेस भी शुरू की गई हैं, जिनकी प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विजिट करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए वहां से आप सारे हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। ऑप्शन 1 है सीबी मैकफर्सन, ऑप्शन 2 कार्ल जे पापर, ऑप्शन 3 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 4 एलटी हॉबहाउस। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल जे पापर के द्वारा सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 1 है राज्य में विधानसभाओं में एग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 2 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, और ऑप्शन नंबर 4 है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है वो राज्य की विधानसभाओं में एग्लो इंडियन समुदायों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है सीईएम जोड, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 सीएल वेपर और ऑप्शन 4 रैमजे म्योर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समाजवाद की आलोचना करते हुए रैमजे म्योर ने लिखा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्यों समता है। क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 है दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, ऑप्शन 4 दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में जो समता है वो ये है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अध्ययन पद्धति थी। तो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की जो अध्ययन पद्धति थी कौन सी थी। ऑप्शन 1 अनुभवात्मक, ऑप्शन 2 निगमनात्मक, ऑप्शन 3 आगमनात्मक और ऑप्शन 4 तुलनात्मक। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वो निगमनात्मक थी, और वहीं अरस्तु की कौन सी अध्ययन पद्धति थी उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन 1 डी टाकबिले, ऑप्शन 2 रैमजे म्योर, ऑप्शन 3 एच लास्की और ऑप्शन 4 ब्रोगन। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, डी टाकबिल ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 ई वर्क, ऑप्शन 3 एच लास्की और ऑप्शन 4 टीवी स्मिथ। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश कहां से लिया गया है। ऑप्शन 1 ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन 3 फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन 4 जापान के संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा है। ऑप्शन 1 मैकाइवर, ऑप्शन 2 फाइनर, ऑप्शन 3 ब्राइस, ऑप्शन 4 लास्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 4 लास्की का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है।
यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन 2 ब्राइस, ऑप्शन 3 लॉवेल और ऑप्शन 4 बर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ब्राइस ने कहा है। राजनीतिक दल जो का जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है और गणपूर्ति के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी याचिका मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? ऑप्शन 1 प्रतिषेध, ऑप्शन 2 अधिकार परीक्षा, ऑप्शन 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 4 परमादेश। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय की आत्मा और संविधान के हृदय और आत्मा के नाम से भी इस अनुच्छेद को संबोधित किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय और देश का सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन 1 नौकरशाही, ऑप्शन 2 न्यायपालिका, ऑप्शन 3 प्रेस, ऑप्शन 4 राजनीतिक दल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेस को जो है लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ऑप्शन 1 ग्रेशियस, ऑप्शन 2 ओपेनहाइमर, ऑप्शन 3 कांट, ऑप्शन 4 रूसो। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेशियस महोदय ने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती कहां पर दी जा सकती है? ऑप्शन 1 केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन 2 केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन 3 केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, ऑप्शन 4 उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में दी जा सकती है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के किसी भी राज्य की विधि जो है कानून है, भारत में आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी राज्य की विधि या कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती उस राज्य के उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह पर दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है? कहाँ की न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन 1 यूके, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 यूएसए, ऑप्शन 4 भारत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए? ऑप्शन 1 जे रूसो, ऑप्शन 2 जेरेमी बेंथम, ऑप्शन 3 जे स्मिल और ऑप्शन 4 अब्राहम लिंकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जेरेमी बेंथम ने कहा है कि किसी व्यक्ति को एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो गया। और ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो ये भी सही और ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो जो गलत है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 13वां संशोधन, ऑप्शन 14वां, ऑप्शन 3 15वां संशोधन, ऑप्शन 4 प्रथम 10 संशोधन। राइट आंसर है 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन 1 नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन 2 ऐतिहासिक अधिकार, ऑप्शन 3 कानूनी अधिकार, ऑप्शन 4 नैतिक अधिकार। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। बर्क महोदय अधिकारों के ऐतिहासिक अधिकार से जुड़े हुए थे और ऐतिहासिक सिद्धांत जो अधिकारों का है उसके समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 लोकसभाएं, ऑप्शन 2 जनमत संग्रह, ऑप्शन 3 आरंभक, ऑप्शन 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ऑप्शन 1 गिलक्राइस्ट, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 गेटेल, ऑप्शन 4 गार्नर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गिलक्राइस्ट महोदय ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 इंग्लैंड और ऑप्शन 4 रूस में। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है,
वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है अरस्तु द्वारा, ऑप्शन 2 गाडविन द्वारा, ऑप्शन 3 हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है जॉन रॉल्स के द्वारा। तो 24 के लिए राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु के द्वारा वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं। कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है बेंथम, ऑप्शन 2 डाइसी, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 ऑस्टिन। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यह कथन बेंथम महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? ऑप्शन 1 सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन 3 शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 विकासवादी सिद्धांत, जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य और मान्य सिद्धांत है। बाकी सबसे प्राचीन सिद्धांत की बात की जाए तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है और इसके खंडन में प्रतिपादित किया गया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के साथियों, राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को बहुत ही डिटेल्ड के साथ आप सभी को पढ़ाया गया है। चैनल पे प्लेलिस्ट आप विजिट करते हुए अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं जो थ्योरेटिकल क्लासेस की प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई गई है वो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी और आप वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे न विजिट करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज और पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक ड्रॉप आउट हैं और आप वहां से उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन 1 मैकाइवर से, ऑप्शन 2 ऑस्टिन से, ऑप्शन 3 हाब्स से, ऑप्शन 4 क्रैब से। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यह कथन मैकाइवर से संबंधित है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? और इस प्रश्न का आंसर अभी हमने आप सभी को इससे पीछे वाले प्रश्न में एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन 1 सामाजिक समझौता, ऑप्शन 2 दैवी, ऑप्शन 3 शक्ति और ऑप्शन 4 ऐतिहासिक सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैवी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और यह मानता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है और उसमें ऐसे सिद्धांत के अंतर्गत राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 2 बिहार में, ऑप्शन 3 राजस्थान में, ऑप्शन 4 पंजाब में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 279 में, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 281 में, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 282 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 संसद को, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन 4 लोकसभा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का रक्षक जो है या संरक्षक या व्याख्याता सारी चीजें कह सकते हैं, तो ऐसे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन 1 1931, ऑप्शन 2 1932, ऑप्शन 3 1933, ऑप्शन 4 1934 ईस्वी में। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था और ये 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 2, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 3, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 4। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। और आप सभी को बता दें, भारतीय संविधान में भारत को सिर्फ और सिर्फ 2 ही नामों से संबोधित किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? साथियों, ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं है कॉम्पिटिटिव जहां पर यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स हो। आप सभी लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां पर यह प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, कम से कम एक बार तो जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 39, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 40, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 41, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 42। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 40 में
यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन 1 मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन 2 कैबिनेट में, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति में, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन 1 समाजवाद में, ऑप्शन 2 साम्यवाद में, और तो ये ऐसी कोई व्यवस्था इनमें नहीं देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 है उदारवाद में, और ऑप्शन नंबर 4 है सर्वाधिकारवाद में। यह भी नहीं सही होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 सामाजिक न्याय, ऑप्शन 3 समानता, ऑप्शन 4 राष्ट्रवाद। तो उदारवाद जो है उसका मौलिक सिद्धांत आप सभी को बता दें, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? ऑप्शन 1 प्रस्तावना में, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकार के अध्याय में, ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, ऑप्शन 4 कहीं भी नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में ड्रॉप आउट करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 माओ, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 स्टालिन। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स महोदय द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन 1 350, ऑप्शन 2 356, ऑप्शन 3 256 और ऑप्शन 4 360। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। एक जो होता है वो आपातकाल होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर के, यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, और एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान जब से लागू है तब से एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा देश में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 प्रूथो, ऑप्शन 2 मार्क्स, ऑप्शन 3 लास्की और ऑप्शन 4 मैकाइवर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो प्रूथो हैं वो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन 3 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 एमजी रेनाडे, ऑप्शन 4 अरविंद घोष। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं आपको एमजी रेनाडे के बारे में बता दें तो इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 ब्रिटेन, ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 1 शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन 3 सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकासवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 विकासवादी सिद्धांत, जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 गोविंद बल्लभ पंत। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष जो थे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1 1968, ऑप्शन 2 1971, ऑप्शन 3 1977, ऑप्शन 4 1979। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 सोवियत संघ, ऑप्शन 3 क्यूबा, ऑप्शन 4 चेकोस्लोवाकिया में। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 सोवियत संघ में सबसे पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 18, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद
17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लेनिन, ऑप्शन 2 स्टालिन, ऑप्शन 4 मार्क्स, ऑप्शन 4 माओ। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स महोदय का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स आप सभी लोग जानते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 नेहरू, ऑप्शन 3 अंबेडकर और ऑप्शन 4 लॉक। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अंबेडकर ने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी। जॉन लॉक की पुस्तकों के बारे में हमने आपको अभी पढ़ा दिया है जब थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ाई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जस्टिस से बात की गई और जस्टिस से नाम जुड़ा हुआ है जॉन रॉल्स का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 मार्क्स, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 मिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता में से किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 भारत बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत श्रीलंका, ऑप्शन 3 भारत भूटान, ऑप्शन 4 भारत पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 एच.जी. वेल्स, ऑप्शन 2 सी.डी. बर्न्स, ऑप्शन 3 जे.एस. मिल और ऑप्शन 4 अरस्तु। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अर्थात प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के बारे में पूछा गया है, तो ये किसकी पुस्तक है आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जे.एस. मिल की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बहुल राजनीति, ऑप्शन 2 संप्रदायवाद, ऑप्शन 3 क्षेत्रवाद, ऑप्शन 4 जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जाति प्रथा है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 सुख और शांति, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है सुख और समृद्धि, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है सुख और श्रेय, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 सुख और दुख। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 पेरेटो, ऑप्शन 3 मॉस्को, ऑप्शन 4 बर्नहम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेरेटो का। पेरेटो ने कहा कि इतिहास जो है वो कुलीन वर्गों का शमशान है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? ऑप्शन 1 संघ की, ऑप्शन 2 राज्यों की, ऑप्शन 3 एक और तथा 2 दोनों की, ऑप्शन 4 किसी की भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिकी संविधान द्वारा संघ की शक्तियां जो हैं वो निश्चित कर दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह जो है अनुच्छेद 344 में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन 1 संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 2 जन प्रतिनिधित्व का कानून, ऑप्शन 3 संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 4 संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय संविधान में किसी दल के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके दल पर प्रतिबंध जो है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लगाया गया था और इसके लिए 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 साम्राज्ञी होना चाहिए, सामग्री लिखा है, और ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन 1 जीवन को, ऑप्शन 2 समानता को, ऑप्शन 3 स्वतंत्रता को, ऑप्शन 4 संपत्ति को। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जो 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है उसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया है, समानता के अधिकार का वर्णन नहीं किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन 1 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन 3 50वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन 4 94वें संविधान संशोधन के द्वारा।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 17, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 29, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 325, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 326। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 325 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? ऑप्शन 1 संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन 2 वित्त विधेयक, ऑप्शन 3 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन 4 साधारण विधेयक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 साधारण विधेयक। और संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो साथियों, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिसे नागरिक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हमने आप सभी के साथ सॉल्व किया है, जिसमें 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और परीक्षाओं में पूछे जाने की अति ज्यादा संभावना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।